हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो साइंस में चैप्टर 2 के अंदर हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस कर ली है। हमने एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कुछ बातें जान ली थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिस की प्रॉपर्टी। जैसा कि तुम जानते हो इस चैप्टर में तीन ही चीजें पढ़नी है। नंबर 1 इज एसिड, नंबर 2 इज बेस और नंबर 3 इज सॉल्ट। तो एसिड की प्रॉपर्टी तो हमने सीख ली, अब हम सीखेंगे बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बेस में बात करूं टेस्ट की, तुमने देखा होगा, अच्छा घर पे ना साबुन होता है। एक साबुन वो होता है जिससे हम नहाते हैं, एक साबुन वो होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है। खैर कोई सा भी साबुन हो, नहाने वाला हो या कपड़े धोने वाला हो या साफ सफाई के लिए कोई दूसरी तरह का साबुन हो या जानवरों का साबुन हो, कोई सा भी साबुन हो, वैसे कभी ये काम करा तो नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी अगर टेस्ट करके देखा है ना तो करके देखना। वैसे मैं एक बात बता रहा हूं, करना मत, लेकिन अगर करके देखोगे ना तो उनका टेस्ट कैसा निकल कर आएगा, उनका टेस्ट है ना कड़वा निकल कर आएगा, बिटर टेस्ट। जितने भी साबुन होते हैं सारे के सारे साबुनों के अंदर कॉस्टिक सोडा होता है और जिसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा बन जाता है, बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। अच्छा एसिड में टेस्ट कैसा होता है, एसिड तो खट्टे होते हैं जैसे कि दही, एसिड तो खट्टे होते हैं जैसे कि अचार, एसिड तो खट्टे होते हैं जैसे कि टमाटर। लेकिन बेस में ये चीज नहीं होती, बेस में खट्टापन नहीं होता, बेस में कड़वापन होता है। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, ठीक है। तो जरा स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं नोट्स तुम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हेडिंग ये डला हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। मतलब कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी तो मतलब एक छोटी सी बात है कि टेस्ट कैसा होता है। तो लगभग जितने भी बेस होते हैं सबका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। देखो नंबर 1 टेस्ट, तो टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वापन। जैसे कि साबुन, साबुन जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे साबुन क्या होते हैं, सारे के सारे साबुन क्या होते हैं, बेस होते हैं, सारे के सारे साबुन, ठीक है। और एक बेस का नाम मैं बता देता हूं, इस बेस को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है, ये बेस होता है। और आम भाषा में बोले तो क्या होता है, सोप होता है। सोप का क्या मतलब होता है, साबुन। तो साबुन कड़वे होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट तो खैर कभी करा नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है, और करने मत बैठ जाना। अब बात करते हैं कि लिटमस पेपर पर क्या असर होता है। तो जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, मैंने ना तुम्हें 3 इंडिकेटर पढ़ाए थे जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। लिटमस पेपर पढ़ाया था, मैथिल ऑरेंज पढ़ाया था और फेनोल्फथैलीन पढ़ाया था। ये 3 इंडिकेटर मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं, लिटमस, मैथिल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन, ठीक है। तो लिटमस पर क्या असर होता है इसका, जैसा कि तुम जानते हो 2 तरह के लिटमस होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जब भी कोई रेड कलर का लिटमस किस में बदल जाता है, ब्लू कलर के लिटमस में। जब भी कोई रेड कलर का लिटमस ब्लू कलर में बदल जाता है तो सब्सटेंस कैसा होता है, बेसिक होता है। ये बातें मैंने पहले ही बता रखी है, दोबारा क्यों बता रहा हूं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी यही है। तो देखो जरा पढ़ते हैं क्या है नंबर 2 में, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होता है, मतलब लिटमस पेपर पर बेसिस का क्या असर होता है। तो देखो क्या असर होता है, रेड टू ब्लू, मतलब उसका कलर लाल से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं मैथिल ऑरेंज। तो तुम्हें यह भी याद होगा कि मैथिल ऑरेंज में बेस का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी। तो तुम सोच रहे होंगे शो की 3 प्रॉपर्टी तो बिल्कुल मजाक वाली बात है। तो बिल्कुल हाँ, मजाक वाली बात है भाई, एक एक लाइन की प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है, जनरल सी बातें बता रखी हैं। असली प्रॉपर्टी तो आगे आने वाली है, मतलब कि रिएक्शंस। जो मेन प्रॉपर्टी है ना, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वो तो अभी आगे आने वाली है, मतलब कि रिएक्शंस। तो देखते हैं क्या है ये। तो देखो तीसरे में क्या लिखा हुआ है, एक्शन ऑन मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज पर इसका क्या एक्शन होता है, मैथिल ऑरेंज पर इसका क्या असर होता है। तो क्या असर होता है, देखो इट गिव्स येलो कलर। बेस उसको क्या बना देता है, येलो कलर बना देता है। इसका मतलब सब्सटेंस कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी हमने कर भी डाली और पता भी नहीं चला, कितनी अच्छी बात है। मैं तो कहूं कभी ऐसा पता चले ही ना, ठीक है। अच्छा तुम्हें याद होगा एसिड के केस में एक प्रॉपर्टी आई थी कि ये जो बेस होते हैं ना, ये जो एसिड होते हैं ना, इन एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा,
जितने भी एसिड होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, तो यही प्रॉपर्टी तुम्हें बेस में भी पढ़नी है, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी तुम्हें बेस में भी पढ़नी है। तो जरा देखते हैं चौथे नंबर पर, नोट्स में गौर करते चलना। नंबर 4 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स मतलब मैं किसके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, मेटल्स के साथ। मतलब कि बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो जरा देखो, पहले मैंने अपनी तरफ से कुछ मेटल्स ले रखे हैं। देखो मेटल्स लाइक जिंक, है ना, जिंक एक मेटल होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। तो क्या मैं सारे मेटल की रिएक्शन कर करके दिखाऊंगा, नहीं। हम केवल उतनी ही रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं हर बार जो एनसीईआरटी में होती हैं। हम उतनी ही रिएक्शन की प्रैक्टिस करती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम उतनी ही रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करते। तो देखो कुछ मेटल मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है सिर्फ यही होते हैं, दुनिया भर के होते हैं। तो मैंने एटसेट्रा लिख दिया, ठीक है। और देखो रिएक्शन भी मैंने ज्यादा नहीं लिखवाई, 2 ही रिएक्शन लिखवाई है, ठीक है। अब बोर्ड पे रिएक्शन को समझते हैं। देखो कोई सा भी एक बेस ले लेता हूं, कोई सा भी बेस ले लेता हूं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़े से बेसिस पढ़े थे, है ना, थोड़े से बेसिस पढ़े थे, है ना। तो एक बेस ले लेता हूं जो देखो नोट्स में लिखा हुआ है ना, वही बेस ले लेता हूं, NaOH। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम देख सकते हो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। और आम भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, सोप बोलते हैं, मतलब कि साबुन। क्या बोलते हैं आम भाषा में, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो साइंस वाले लोग समझ पाएंगे, लेकिन अगर तुम नॉर्मल बंदे से बोलोगे तो उसको तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, साबुन, तब वो समझेगा, ठीक है। खैर, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास बेस। अब मैं बेस को किसके साथ रिएक्ट करवाने वाला हूं, मेटल के साथ, क्योंकि किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल्स के साथ। तो देखो बेस को रिएक्ट करवाऊंगा मेटल के साथ, और मेटल मैंने पहले वाली रिएक्शन में ले रखा है जिंक। पहला मेटल क्या ले रखा है, जिंक ले रखा है, ठीक है। तो देखो जब ये रिएक्ट करता है ना, तो रिएक्ट करने पर जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड थोड़ा सा नया है। तुम कहोगे ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना। ये बनता है सोडियम जिंक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, देखो सोडियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है, देखो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है सोडियम जिंकेट। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा तुम कहोगे नाम क्या है, देखो नाम तो ये है सोडियम जिंक ऑक्साइड, है ना, सोडियम जिंक ऑक्साइड। लेकिन एक नाम दूसरा भी है, क्या है, सोडियम जिंकेट। अब तुम कहोगे अगर पेपर में हमें ये नाम याद ना है सोडियम जिंकेट, तो क्या हम ये लिख सकते हैं सोडियम जिंक ऑक्साइड। मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और एक गैस और निकलती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी पेपर में आता है कि जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, जब भी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो निकलने वाली गैस का नाम बताइए। तो तुम्हें बता देना है हाइड्रोजन गैस। तुम्हें याद होगा एसिड में भी यही वाली गैस निकलती है, ये अच्छी बात है। बेस में भी यही निकल रही है और एसिड में भी यही निकल रही है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। देखो एक रिएक्शन का एग्जांपल और लिख रखा है। अच्छा गौर करो, मैंने बोर्ड पर जो रिएक्शन लिखवाई है, क्या मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखवाई है, नहीं। तुम नोट्स में देख सकते हो, नोट्स में यहां पर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, लेकिन मैंने बोर्ड पर 2 नहीं लगाया। तो देखो नोट्स में मैं जितनी भी रिएक्शन देता हूं ना, वो सारी की सारी रिएक्शन पहले से ही क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। लेकिन तुम लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं एक बार बोर्ड पर तुम लोगों को समझाऊंगा कि कैसे करते हैं बैलेंस। हालांकि चैप्टर 1 में मैंने खूब मेहनत करवा दी है, यहां पर मैं इतनी नहीं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी तो मैं जरूर करवाऊंगा। देखो कैसे, 2 मिनट के लिए बस, मैं गारंटी देता हूं, तुम लोग टाइम नोट कर लेना, 2 मिनट बस, 2 मिनट में बैलेंस हो जाएगी। वैसे बैलेंस तो 1 मिनट में भी हो सकती है, और मैं तो 10 सेकंड में भी कर सकता हूं। समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। देखो यहां पर सोडियम कितने हैं, 1, यहां पर सोडियम कितने हैं, 2। तो देखो यहां पर सोडियम 2 और यहां पर सोडियम 1, ये लो मैंने 2 लगा दिया, है ना। अब आगे बढ़ो, देखो यहां पर नीचे ऑक्सीजन कितनी दिखाई दे रही है, 1। देखो मैंने बताया था ना जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ऑक्सीजन कितनी दिखाई दे रही है, 1। लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ होता है ना, ये सबका होता है। ये 2 सोडियम का भी है, ये 2 ऑक्सीजन का भी है, और ये 2 हाइड्रोजन का भी है। तो ये 2 ऑक्सीजन का भी है। तो अब मुझे बताओ अब ऑक्सीजन कितनी है, अगर ये 2 ऑक्सीजन का भी है तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 2। अब इधर देखो यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, यहां पर भी 2, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन देखकर बताओ यहां पर कितनी है, देखो नीचे तो हाइड्रोजन 1 है,
लेकिन आगे लिखा हुआ है 2, तो मैंने बताया था आगे वाला 2 सबका होता है, आगे वाला 2 सबका होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन का भी है, तो हाइड्रोजन यहां पर 2 और यहां पर भी हाइड्रोजन कितनी है 2। अब इधर देखो जिंक, यहां पर जिंक कितना है 1, और यहां पर देखकर बताओ जिंक के नीचे क्या कुछ दिख रहा है? क्या जिंक के नीचे 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या जिंक के नीचे 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब जिंक के नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है 1 है, तो यहां पर भी जिंक क्या है 1, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखो 2 मिनट से भी कम में मैंने समझा दिया। तो देखो तुम्हारे नोट्स के अंदर एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, उसको बस पढ़कर देख लेते हैं, या फिर एक काम करता हूं मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, ताकि उसे देखो मैं बैलेंस नहीं करवा रहा, क्योंकि भाई बार बार मैं बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा वरना तो इस चैप्टर में बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो देखो फिर से हमने रिएक्शन में क्या ले रखा है, बेस ले रखा है, और वही बेस ले लिया जो अभी अभी लिया था। देखो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, दूसरी रिएक्शन में भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। और देखो उधर क्या बन गया, उधर बन गया सोडियम, देखो उधर जो कंपाउंड बनाया ना, उधर कंपाउंड बनाया सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तुम कहोगे आप तो कह रहे हो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वहां पर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम तो अलग है। वहां पर देखो क्या नाम लिखा हुआ है उसका, उसका नाम लिखा हुआ है एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। तो क्या एल्यूमिनेट बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये इसका शॉर्ट नेम है, और जो मैं बता रहा हूं ना वो केमिकल नेम है। देखो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर तुम पेपर में ये वाला नाम भूल जाओ ना, तो तुम सिंबल के अकॉर्डिंग भी नाम बना सकते हो। बाकी ये कि किसी किसी टीचर के माइंड की नहीं पता, वो मार्क्स काट सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तुम्हें याद होगा एसिड में मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, याद है? वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो चीज एसिडिक है वो बेसिक नहीं हो सकती, और जो चीज बेसिक है वो एसिडिक नहीं हो सकती, तो दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जब दोनों को मिलाया जाएगा तो बताओ ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रलाइज, और इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड के अंदर होते हैं हाइड्रोजन आयन, और बेस के अंदर होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ये होते हैं पॉजिटिव आयन और ये होते हैं नेगेटिव आयन, ये अलग डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मुझे बताओ तुम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, एक ही तो बात है। तो देखो ये प्रॉपर्टी यहां पर भी आ गई। जरा 5वें नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद एसिड, मतलब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। तो देखो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओ या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, इट विल रिमेन्स सेम मीनिंग, ठीक है। तो मैंने देखो आगे क्या लिख दी है, मैंने ना इटालियन में एक लाइन लिख रखी है, सेम टू सेम एज इन केस एसिड जस्ट कॉपी इट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और तुम चाहो तो यहां पर ये प्रॉपर्टी एसिड में से देखकर सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। वैसे कॉपी मत करना, लिख रखा है मैंने कि कॉपी कर सकते हैं। हाँ पेपर में आ जाए बेस की प्रॉपर्टी तो वहां पर तुम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो एसिड में से देखकर, ठीक है। तो वहां पर पढ़ लिया, यहां पर पढ़ लिया, इट विल रिमेन सेम मीनिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और देखो इस नोट्स के हिसाब से आखिरी प्रॉपर्टी है 6ठे नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। देखो वैसे तो मैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में ना चैप्टर 3 में बताने वाला हूं, क्योंकि चैप्टर 3 का नाम क्या है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना तो मैं मानकर चलता हूं 10th क्लास में कि इतना तो तुम्हें पहले से ही मालूम है कि दो तरह की चीजें होती हैं, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, ठीक है। अच्छा कैसे, देखो मेटल मतलब जिंक, मेटल मतलब कैल्शियम, मेटल मतलब कॉपर, मेटल मतलब आयरन, मेटल मतलब गोल्ड, बहुत सारे मेटल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल मतलब कार्बन, नॉन मेटल मतलब सल्फर, ठीक है। नहीं सल्फर तो मेटल होता है इस तरह का, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ नॉन मेटल होते हैं, तो कुछ होते हैं मेटल और कुछ होते हैं नॉन मेटल। अच्छा मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि तुमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाया है तो मेटालिक ऑक्साइड ही बनेगा। कॉपर भी मेटल है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो फिर से क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड। आयरन भी मेटल है, आयरन को भी ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड।
अब मैं बात करता हूं नॉन मेटल की। अगर तुम नॉन मेटल को मिलाओगे तो क्या होगा, तो देखो नॉन मेटल को मिलाओगे किसी के भी साथ, किसी भी के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ तुमने मिला दिया नॉन मेटल को, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। एक और बोल देता हूं, सपोज तुम्हारे पास हाइड्रोजन है H2, है ना, हाइड्रोजन, तो मेटल तो ये होता नहीं है, हाइड्रोजन तुम्हें मालूम है मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो देखो तुमने इसको किसके साथ मिला दिया, ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, तुमने इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, तो ये क्या है तुम्हारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्सेनिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, तो क्वेश्चन यही है और अगली प्रॉपर्टी भी यही है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो छठी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो किसके साथ रिएक्शन करनी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। और मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है लाइक CO2, लाइक CO2। तो बताओ CO2 हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, अब ये भी मैंने समझाया। देखो कार्बन हमारा क्या होता है, कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल होता है, समझ रहे हो। तीन, तीन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं, वो चैप्टर 3 में पता चलेंगे। तो जब भी कोई नॉन मेटल चिपका हुआ होता है तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, लेकिन मैंने रिएक्शन केवल एक ही एग्जांपल की दे रखी है। तो मुद्दे की बात ये है कि जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या बनेगा। तो देखो सपोज तुमने एक बेस ले लिया, तो नोट्स में जो बेस ले रखा है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो नोट्स के अंदर मैंने इस वाले बेस का इस्तेमाल कर रखा है, मालूम है ना ये बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में हमने काफी सारा कुछ समझ रखा है कि इसको बेस बोलते हैं। तो ये हमारा बेस होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, चूने का पानी, चूने का पानी। और नॉर्मली ये क्या है, हमारा बेस है ना, बेस। अच्छा, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ नहीं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ नहीं करवाया। देखो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो कौन रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट करते हैं, याद करो एसिड में आई थी प्रॉपर्टी मेटेलिक ऑक्साइड की, तो यहां पर तो नॉन मेटल की आ रही है, मेटल की नहीं, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने क्या ले लिया, CO2 ले लिया। क्या दुनिया में यही होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो देखो क्या बनाते हैं, दो चीजें बनाते हैं, एक तो मिलता है CaCO3, ये हमारा सॉल्ट होता है। अब तुम कहोगे ये भी नमक, हाँ हजारों तरह के नमक होते हैं। और एक चीज हमें अलग मिलती है जो है H2O, तो ये चीज और मिल जाती है, एक तो मिलता है सॉल्ट और एक मिलता है वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ की ये खास प्रॉपर्टी है बेस के केस में। अक्सर मैंने एग्जाम में इसी को ही देखा है, सारी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं और इसी को ही पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर ये बनाता है। अच्छा, चेक कर लेना क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। वैसे मैं नोट्स में जितनी भी रिएक्शन देता हूं ना खुद बैलेंस्ड होती है, तो उसमें बोदर करने की जरूरत नहीं है। देखो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस have something common, all acids and all bases have something common, ठीक है। जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेस होते हैं, देखो बेस की बात बाद में करूंगा, पहले एसिड को समझ लेते हैं। और सच बताऊं एसिड को ही पढ़ना है, बेस को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं पढ़ना वो मुझे नहीं पता, लेकिन टॉपिक नहीं है मेरे पास, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। छोटी सी बात बता दूंगा जितनी है एनसीईआरटी में, पहले एसिड को समझ लेते हैं। जितने भी एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं, एमिनो एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, दुनिया भर के एसिड होते हैं। तो जितने भी एसिड होते हैं उनमें कुछ ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जो सब में होता है। क्या होता है याद है, बताओ। जितने भी एसिड होते हैं क्या सारे के सारे हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, बिल्कुल सारे के सारे हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। बस फर्क इतना है कोई सा एसिड ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकालता है और कोई सा एसिड कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकालता है। जो कम मात्रा में निकालता है उसको वीक एसिड बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में निकालता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि बहुत जबरदस्त लोहा पिघलाने वाला एसिड, ठीक है। तो सब एसिड में एक चीज कॉमन होती है कि सबके सब मिलकर क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन निकालते हैं।
अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन आयन जब वो निकालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकालने से पहले ये बात तो पक्की है कि उनके अंदर जरूर क्या होती होगी, हाइड्रोजन होती होगी। बिना हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन आयन निकल ही नहीं सकते हैं, बिना हाइड्रोजन के हाइड्रोजन आयन नहीं निकल सकते हैं। तो ये बात मेरी लिख लेना, जितने भी एसिड होते हैं ना सबके अंदर हाइड्रोजन होती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन दिखाई दे रही है ना। नाइट्रिक एसिड क्या दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। तो सब में हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन होती है इसलिए हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तभी वो क्या माना जाएगा, तभी वो माना जाएगा एसिड। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट देखते हैं क्या है। नंबर 1 में देखो, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं एसिड के और देखो तीनों में क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं 300 एग्जांपल लिख दूं ना तो 300 एग्जांपल के अंदर तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो सबके सब हाइड्रोजन गैस निकालते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, ये हमने पहले भी पढ़ा था। Hence हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। और यही वजह है कि हाइड्रोजन सब में कॉमन होती है, जितने भी एसिड होते हैं सारे एसिड। तुम नेट पर से 100-200 एसिड को काउंट करो, लिख लो और सबके फॉर्मूले देखो, सब फॉर्मूलों में हाइड्रोजन गैस मिलेगी तुम्हें। ठीक है, सब फॉर्मूलों में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो देखो इससे आगे अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की। तुम्हें एक चीज मालूम होगी, एसिड कौन से आयन निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। अच्छी बात है, मैंने समझाया तुमने पता कर लिया कि हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज की जरूरत पड़ती है। तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो ये बात मैं पहले से ही बता देता हूं, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरत पड़ती है आयंस की। उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, आयंस की। और ये आयंस एसिड निकालते हैं, आयंस एसिड निकालते हैं। तो क्या एसिड कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पेपर में आता है। क्या एसिड के अंदर शक्ति है बिजली बनाने की, क्या एसिड के अंदर वो खासियत है बिजली बनाने की, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने की वजह से आराम से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, तो यही वजह है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो में लाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, आयंस की। अब आयंस की जरूरत क्यों पड़ती है, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है, वो तो फिजिक्स का पार्ट है। और फिजिक्स के अंदर भी वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, मतलब वो तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट करवाया जाए तब तो तुम्हें समझ में आएगा ना। मुद्दे की बात, थियोरेटिकल अप्रोच ये याद रखो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन की जरूरत पड़ती है, आयंस की जरूरत पड़ती है, जो कि किसके अंदर मिल जाते हैं, हमें एसिड के अंदर मिल जाते हैं। तो मुद्दे की बात क्या हुई, काम की बात ये हुई कि जितने भी एसिड होते हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी एसिड होते हैं सारे के सारे एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए यस। एसिड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इट प्रोसेस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला पॉइंट है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। फिर पेपर में आता है कि चलो ठीक है, एसिड तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि एसिड के अंदर कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, इसीलिए वो जनरेट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं करते, तो तुम्हें जवाब देना है ग्लूकोज और अल्कोहल जो है हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई दे कैन नॉट बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल ले लो, HCl प्लस वाटर के साथ हमने इसको मिलाया। अब तुम्हें मालूम है HCl अपने 2 आयन रिलीज कर देगा। कौन कौन से 2 आयन भाई, एक तो H प्लस और एक क्लोरीन माइनस। क्वेश्चन पेपर में आता है कि एसिड कर लेते हैं, मानते हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं करते, तो तुम्हें वहां पर उल्टा बोलना है, वहां पर यह बोलना है क्योंकि वहां पर आयन नहीं होते हैं, ये कोई हाइड्रोजन आयन नहीं निकालते हैं। जैसे कि तुम्हें मालूम है ग्लूकोज की एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है,
तो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, एक तो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक निकालते हैं H2O और साथ में एक कंपोनेंट और रिलीज होता है, दैट इज हीट, मतलब कि एनर्जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए यही चीज क्या होती है अपनी, यही चीज होती है ग्लूकोज। तो कहीं पर भी तुम्हें हाइड्रोजन आयन नहीं दिखाई दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जब भी बेस को पानी में मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं, OH-, ठीक है। अब एक राज की बात और सुनो, क्वेश्चन ये है कि जब एसिड को या बेस को पानी में मिलाया जाएगा तो क्या हमेशा यही आयन निकलेंगे, क्वेश्चन ये है कि हमेशा यही वाले आयन निकलते हैं या कोई और आयन बनने का भी चांस है, तो ये है क्वेश्चन, ठीक। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो जरा, बताता क्या हूं मैं, दिखाता हूं, है ना, बताने वालों में से नहीं हूं मैं। जब भी HCl रिएक्ट करता है H2O के साथ कि वो कौन सा आयन निकालता है, हाइड्रोजन आयन। वो कौन सा आयन निकालता है, हाइड्रोजन आयन, जो कि मैंने तुम्हें अभी तक बताया है, हाइड्रोजन आयन। अब ध्यान से देखो, देखो जरा, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। एसिड में से कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, क्लियर। एसिड में से कौन सा आयन निकलेगा, हमारा जवाब होगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। अब ध्यान से समझना इस चीज को, एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलेगा और क्या बचा हुआ है, और तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, H2O। हमारे पास और क्या बचा हुआ है, एक और चीज बची हुई है, क्या बची हुई है, पानी, वाटर। अब देखो एक नया आयन और बनेगा, ये हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर ऐड करना है, बोर्ड पे देखना, ये हाइड्रोजन आयन H2O में ऐड करना है। जब तुम ऐड कर दोगे तो देखो यहां पर एक हाइड्रोजन का एटम, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, तो ऐड करने के बाद हाइड्रोजन के कितने एटम बनेंगे, 3 एटम। तुम कहोगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मैं बोलूंगा मैं नहीं करवा रहा, मैं कौन होता हूं ये करवाने वाला। मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन वाटर में ऐड करना है तो क्या ऐड हो जाएगा, नहीं। मैं बोलूंगा हाइड्रोजन वाटर में से हटाना है, हट जाएगा, नहीं। ऐसा होता है, ये करवा रहा हूं, ऐसा रियल में होता है। जब भी हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड में से निकला है वो वाटर में जाकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और कौन सा आयन क्रिएट करता है, दैट आयन इज नोन एज हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। और इसकी भी खासियत है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होता है और हाइड्रोनियम आयन भी पॉजिटिव होता है। तुम देख सकते हो मैंने ऊपर क्या लगा रखा है, प्लस का साइन। यानी कि अभी तक तो मैं एक ही गाना गा रहा था कि जितने भी एसिड होते हैं सबके सब कौन सा आयन रिलीज करते हैं, कौन सा आयन रिलीज करते हैं, सारे के सारे एसिड हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब एसिड प्रॉपर तरीके से पानी में रिएक्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली कौन सा आयन वो निकालते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब ये हुआ एसिड के अंदर 2 तरह के आयन निकलने के चांसेस होते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन निकालने वाला सब्सटेंस भी एसिड कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन निकालने वाला सब्सटेंस भी एसिड कहलाता है। तो एसिड में से तो 2-2 आयन पता चल गए, जबकि हम पहले से क्या कह रहे थे, एक आयन, एक आयन, एक आयन। कौन सा, हाइड्रोजन आयन, है ना। अब देखो रिएक्शन क्या बनेगी, बोर्ड पे देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा आयन निकालेगा, H3O। अभी अभी समझाया था, पता है ना कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। क्लोरीन अलग हो गई, क्लोरीन क्या हो गई, अलग हो गई। तो देखो एक रिएक्शन लिखेंगे और तुम्हें मालूम है रिएक्शन भरपूर है मेरे पास। इस बार एसिड लिया है मैंने H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोलते हैं, मालूम होगा तुमको। और तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास H2O था, मतलब कि क्या था, वाटर था भाई, पानी। फिर से मैं वही बोलूंगा, कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन निकलेगा भाई, हाइड्रोनियम आयन, SO4 2-, ये होता है सल्फेट आयन। तुम कहोगे यार ये ऊपर क्या आ गया 2-, मैं तुम्हें बता देता हूं। सल्फेट के अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर के होते हैं, इसलिए 2- आता है। इसमें इतना डीपली मत सोचो, 10th क्लास के स्टैंडर्ड की बात नहीं है कि 2- कहां से आ गया। हाँ, अगर तुमने 9th क्लास में सल्फेट आयन की टेबल पढ़ी थी तो तुम्हें यह चीज कंफ्यूज नहीं करेगी, है ना। 9th क्लास में आयंस के बारे में था, पॉली एटॉमिक आयंस, ये सब आयंस के बारे में दे रखा था। अगर तुमने उस पर कमांड कर रखी है ना तो तुम्हें सल्फेट आयंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और पहले से ही होनी चाहिए। इस रिएक्शन को बैलेंस्ड जरूर कर लेना। तो देखो एक तो यहां पर 2 आएगा मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से और एक 2 यहां पर आएगा। अगर तुम में से किसी को बैलेंस करना आता है अच्छी बात है, और नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। एक रिएक्शन और लिखवा रहा हूं, CH3COOH और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये भी जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से कौन सा आयन निकालेगा, हाइड्रोनियम आयन, प्लस CH3
COO माइनस, और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जब भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से आयन खास तौर पर निकालते हैं, वो कौन सा आयन निकालते हैं, हाइड्रोनियम आयन। पानी के साथ रिएक्ट करने पर या जब भी कोई सब्सटेंस ये वाला आयन रिएक्ट करके निकालता है पानी के साथ, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज एसिडिक। मतलब वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा भाई। और क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलना पसंद करेंगे, एसिड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी एसिड है क्या वो हाइड्रोजन आयन निकालते हैं या उसके अलावा कुछ और भी निकालते हैं। तो तुम्हारा अब जवाब होगा हाँ, कुछ और भी निकालते हैं। कौन सा आयन निकालते हैं, हाइड्रोनियम आयन निकालते हैं। ठीक है, कौन सा आयन वो निकालते हैं, वो निकालते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इन चीजों का ध्यान रखना। देखो एसिड के बारे में एक बात और पता चली कि यार ये हाइड्रोनियम आयन भी निकालते हैं ना। अब बात करते हैं बेस की कि क्या बेस कुछ और भी निकालते हैं या सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो थी रिएक्शन एसिड के बारे में, ये टॉपिक था एसिड के बारे में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि बेस क्या करते हैं। तो देखो बेस तो बड़ा सिंपल है, बेस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन ही निकालता है। मतलब कि अगर तुम बेस को रिएक्ट करोगे पानी के साथ तो तुम्हें मालूम है, इस चैप्टर में मैंने अभी तक बस यही बताया है कि जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है। तो बेस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही निकालता है और कुछ नहीं निकालता। मतलब कि वो OH आयन ही प्रोड्यूस करता है, एसिड की तरह दो दो तरह के आयन प्रोड्यूस नहीं करता।